नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड एजुकेशन में। मध्य प्रदेश पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी और एमपीएसआई की आपकी क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत हम आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट हम ये लेकर आ रहे हैं। डेली दोपहर में 2:15 पर ये क्लास आपकी लाइव हो रही है। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा था? ठीक है, मुक्तिबोध ने कौन? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे उन्होंने किस कवि को अवध का किसान इस प्रकार संबोधित किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका आपका जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी को, दूसरा है नागार्जुन को, तीसरा है तुलसीदास को और चौथा है त्रिलोचन को। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पर कि मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा था। ठीक है, तो ना तो उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी को कहा था, ना ही नागार्जुन को कहा था और ना ही तुलसीदास को कहा था। त्रिलोचन को उन्होंने अवध का किसान कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो अवध का किसान मुक्तिबोध ने किस कवि को कहा है? तो त्रिलोचन को कहा है। जो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी चल रही है यहाँ पर और आपको इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर जोड़ना है, छात्रों को जोड़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमपी पटवारी स्पेशल सामान्य हिंदी की आपकी क्लास हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी पिछली व्यापम की एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। 12 क्लास इससे पहले आपकी हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित वकील किस शैली में रचित है? ठीक है, उनकी जो रचना है वकील वो किस शैली में रचित है? रचनात्मक निबंध में, वर्णनात्मक निबंध में, विचारात्मक निबंध में या ललित निबंध में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पर कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखित वकील रचना है वो किस शैली में रचित है। ठीक है, किस शैली में उसको लिखा गया है? तो ना तो रचनात्मक निबंध में लिखा गया है, ना ही आपका जो है विचारात्मक निबंध है वो, और ना ही ललित निबंध है, वो आपका वर्णनात्मक निबंध है। यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखित वकील रचना है वो वर्णनात्मक निबंध शैली में रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, विभाषा को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं, परिनिष्ठित कहते हैं, विशिष्ट भाषा कहते हैं या वैज्ञानिक भाषा कहते हैं? तो विभाषा को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विभाषा को कहा जाता है उपभाषा, परिनिष्ठित, विशिष्ट भाषा या वैज्ञानिक भाषा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो विभाषा उपभाषा को ही कहा जाता है, ना कि परिनिष्ठ, विशिष्ट भाषा और वैज्ञानिक भाषा को। तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि विभाषा किसको कहा जाता है? तो उपभाषा को ही विभाषा कहा जाता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बोली विकसित होकर क्या बनती है? ये आपको बताना है। यहाँ पर मातृभाषा बनती है, संकर भाषा बनती है, विभाषा बनती है या मानक भाषा बनती है? तो बोली विकसित होकर क्या बनती है इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला जो है वो है मातृभाषा, दूसरा संकर भाषा, तीसरा विभाषा और चौथा है मानक भाषा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बोली विकसित होकर क्या बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें बोली विकसित होकर क्या बनती है, तो ना तो मातृभाषा बनती है, ना संकर भाषा बनती है और ना ही मानक भाषा बनती है। बोली जो है विकसित होकर विभाषा ही बनती है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है इसका तंबाकू, दूसरा है सलाई, तीसरा है खप्पर और चौथा है गोबर। तो विदेशी शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो विदेशी शब्द अर्थात विदेश से आए हुए शब्द जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं, ऐसे शब्द हम विदेशी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं या ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो विदेशी शब्द कौन सा है निम्न में से ये आपको बताना है।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन तंबाकू, दूसरा सलाई, तीसरा खप्पर और चौथा है गोबर। तो तंबाकू शब्द जो है वो विदेशी शब्द है, तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ना कि सलाई, ना कि खप्पर और ना कि गोबर। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो विदेश से आया हुआ शब्द है जो हमारे यहाँ प्रचलित है वो है तंबाकू। तो विदेशी शब्द ही हमसे पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वत्स शब्द कौन सा है। ठीक है, वत्स शब्द है तो कौन सा शब्द है वत्स? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है या देशज शब्द है। ठीक है, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वत्स या तो तत्सम शब्द है या तद्भव है या संकर है या देशज है। तो इसका आंसर यहाँ पर हम देखें तो वत्स शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव है और ना ही किसी अन्य दो भाषाओं से जुड़ा हुआ शब्द है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और ना ही आपका देश में जन्मा शब्द है। तो यहाँ पर वत्स शब्द जो हो जाएगा वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम। तत्सम चुनना है निम्न में से आपको। पहला ऑप्शन है इसका राशि, दूसरा है रास, तीसरा है रात और चौथा है राह। तो तत्सम शब्द क्या होगा निम्न में से? तो ना तो रास होगा, ना रात होगा और ना ही राह होगा। राशि शब्द जो है वो तत्सम शब्द होता है। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिए हमने इस सीरीज में, प्रैक्टिस सेट में आपके, जो किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, हर एक टॉपिक इसमें लिया है। जो पटवारी की सिलेबस में जो भी टॉपिक है आपका, उस हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न लिया हुआ है। और वो प्रश्न भी ऐसा है जो किसी न किसी व्यापम की पिछली हुई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका ये। फिलहाल 8वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। आम्र तद्भव शब्द है, क्षेत्र तद्भव शब्द है, शीर तद्भव शब्द है या थन तद्भव शब्द है। तो आम्र तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार क्षेत्र भी नहीं होगा तद्भव शब्द और ना ही शीर होगा। थन जो होगा वो तद्भव शब्द होगा। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, 3 है, 5 है या 2 है। तो यहाँ पर नासिक के व्यंजन की बात करें हम, तो नासिक के व्यंजनों की संख्या ना तो आपके 4 होगी, ना 3 होगी और ना ही 2 होगी। नासिक के व्यंजनों की संख्या 5 होती है। ठीक है, तो तीसरे वाले ऑप्शन जो रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं आपको बताना है। तो ना तो उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, ना ही आपका तत्सम शब्द कहलाएगा और ना ही देशज शब्द कहलाएगा। वे कहलाएंगे तद्भव शब्द। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो ज्यों के त्यों ऐसे के ऐसे ही प्रयोग में आते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो तीसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न उपसर्ग टॉपिक से रिलेटेड है। किमकिणी में उपसर्ग है। किम उपसर्ग है, किम की उपसर्ग है, किम का उपसर्ग है या किन उपसर्ग है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। तो उपसर्ग की यदि हम चर्चा करें यहाँ पर कि उपसर्ग क्या होता है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, ये कहाँ जुड़ते हैं? प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रारंभ में क्या जुड़ा है? तो यहाँ किमकिणी में कौन सा उपसर्ग है? तो ना तो किम की उपसर्ग है, ना किंग उपसर्ग है और ना ही किन उपसर्ग है। यहाँ पर किम उपसर्ग है, जो कि पहला वाला ऑप्शन दे रखा है वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किमकिणी में उपसर्ग कौन सा होगा? तो किम उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न। रक्तिमा में प्रत्यय पहचाननी। ठीक है, रक्तिमा में प्रत्यय पहचानना है तो इसका हम यदि संधि विच्छेद करते हैं तो रक्त धन इमा, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होता है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं
उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इमा प्रत्यय यहाँ पर आपका जो मूल शब्द है रक्त उसमें जुड़ा और एक नए शब्द का निर्माण किया, और वो नया शब्द कौन सा था? रक्तिमा नया शब्द था। ठीक है, कौन सा शब्द था? रक्तिमा। तो रक्तिमा में ही प्रत्यय पहचानना था, तो ना तो माँ होगा, ना इमा होगा, ना तीमा होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है इमा, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्तिमा में प्रत्यय को पहचानना था, तो पहला वाला जो ऑप्शन है इमा, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। रक्तिमा शब्द में इमा प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से विसर्ग वाला शब्द पहचानना है। तो कंचन में कोई विसर्ग नहीं है, ना ही गांव में विसर्ग है, और ना ही मन्नत में विसर्ग है। यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है प्रायः में, वही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि रिक्त स्थान कहलाती है। वर्ण कहलाती है? नहीं कहलाएगी, क्योंकि वर्णों से तो ये निर्मित ही है, तो ये वर्ण नहीं हो सकती। वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है? बिल्कुल कहलाती है। विचार नहीं कहलाती और वर्तनी भी नहीं कहलाती है। तो वर्णों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, ऐसी ध्वनि आपके शब्द कहलाती है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त निपात शब्द को बताइए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इसमें निपात बताना है आपको। तो ना तो मेरे निपात आएगा, ना दूसरा निपात आएगा, और ना ही न निपात आएगा। इसमें तो निपात का प्रयोग किया गया है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मनोज और मनुज का अर्थ यहाँ पर बताना था। तो मनोज का अर्थ क्या होता है और मनुज का अर्थ क्या होता है, दोनों ऑप्शन में लिखे हुए हैं आपके। तो ये यहाँ पर आपको बताना है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो कामिनी और मानव नहीं होगा, कमल और मानव नहीं होगा, काजल और मानव नहीं होगा। मनोज किसका पर्यायवाची है, अर्थात मनोज का अर्थ होता है क्या है, ये आपको बताना है। तो कामदेव और मानव, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोज का अर्थ होगा कामदेव और मनुज का अर्थ होगा मानव। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यह आपको बताना है। तो मणि शब्द स्त्रीलिंग है आपका, फौज भी स्त्रीलिंग है, और टोली भी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन पेड़ जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो पेड़ जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। 18वें प्रश्न को देखते हैं, किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है। अब रस किसे कहते हैं, तो काव्य को पढ़ते सुनते लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, साहित्य में उसे रस कहते हैं। अब वात्सल्य रस में ऐसा है क्या, तो नहीं है। शांत में है, नहीं है। और भयानक में भी नहीं है। श्रृंगार रस रसराज कहलाता है, और इसमें सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा श्रृंगार रस, वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है। तो श्रृंगार रस में सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है, इसीलिए इसे हम रसराज भी कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रसराज भी कहते हैं। और इसके दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम आपको स्थायी भाव भी बता देते हैं। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, शांत का निर्वेद हो जाता है स्थायी भाव, भयानक का भय हो जाता है, और श्रृंगार का रति स्थायी भाव हो जाता है। अब पूछ ले संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो 33 आपको सही आंसर लगा देना है। फिलहाल 18वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा, सभी संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य जिस रस में होती है उस रस का नाम है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम या रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यह कथन किस ग्रंथ का है। यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है, लेकिन किस ग्रंथ का है, तो ना तो नाट्य शास्त्र का है, ना ही शती नाट्य दर्पण का है, और ना ही श्रृंगार प्रकाश का है। ये है साहित्य दर्पण का कथन। ठीक है, यह कथन जिस ग्रंथ का है वो साहित्य दर्पण है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यह विश्वनाथ जी ने, आचार्य विश्वनाथ जी ने इसकी परिभाषा दी थी कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, और पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार क्या है, तो रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्य, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य है। तो ये काव्य की परिभाषा दी थी एक तो पंडित राज जगन्नाथ ने और दूसरा विश्वनाथ ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 19वें का जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, साहित्य दर्पण का कथन है ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम। 20वां प्रश्न है,
उपवन के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं वो आपको बताना है। वाटिका, बगीचा, बाग, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति, व्यथा, परेशानी, चिंता या दिन दिवस वासर। तो दिन दिवस वासर ये तो नहीं होगा, ठीक है। व्यथा, परेशानी, चिंता भी नहीं होगा, उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति भी नहीं होगा। वाटिका, बगीचा और बाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपवन का अर्थ या उसके पर्यायवाची जो होते हैं वो वाटिका, बगीचा, बाग, यही उपवन के पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ देने वाले समानार्थी भी हम इसको कह सकते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न है, हर टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न लिया है। वाग्मय, सामाजिक, प्रादुर्भाव या पांचवा। तो वाग्मय होता है, वाग्मय नहीं होता, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक हो जाता है, दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और पांचवा में आपके चंद्र बिंदु नहीं आएगा, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ शब्द है प्रादुर्भाव, ठीक है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिभुवन में कौन सा समास होगा। तो समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। लेकिन पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बदल जाएगा, हर क्वेश्चन को किसी प्रकार से पूछ सकते हैं। यदि पद प्रधानता के आधार पर आपको पूछें कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। लेकिन समास के सामान्यतः कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। त्रिभुवन में क्या हुआ, यहाँ प्रथम पद संख्यावाची विशेषण है और दूसरा पद क्या है आपका, यहाँ प्रथम पद संख्यावाची विशेषण है यहाँ पर और दूसरा पद विशेष्य है, ठीक है। वहां आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जहाँ संख्यावाची शब्द आ जाता है आपका वो द्विगु समास हो जाता है। त्रिभुवन अर्थात 3 भवनों का समाहार या 3 भुवनों का समाहार। तो यहाँ पर ना तो कर्मधारय समास होगा, ना बहुव्रीहि होगा और ना ही द्वंद्व होगा। यहाँ जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न, राज्य पुरुष में कौन सा समास होगा। तो इसका यदि हम समास विग्रह करते हैं तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राज्य पुरुष जो है वो यहाँ पर क्या है, तो ये है आपका सामासिक पद जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका सामासिक पद, क्या है सामासिक पद जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं, सामासिक पद है ये समस्त पद भी कहलाता है। और यदि इसका विग्रह करते हैं तो सामासिक विग्रह या समास विग्रह उसे हम कहते हैं। तो राजा का पुरुष, यहाँ का आपका जो है विभक्ति चिन्ह आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है और तत्पुरुष समास जो है कारकों पर ही चलता है। तो राजा का पुरुष इसका समास विग्रह होगा, तो ना तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा, न द्वंद्व होगा, न द्विगु होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि कमेंट बॉक्स में आंसर भी आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसमें आपके एडवांस क्वेश्चन भी हमने लिए हैं जो व्यापम की परीक्षा में पूछे हुए हैं और कुछ सामान्य क्वेश्चन भी लिए, ठीक है। लेकिन वह भी जो सामान्य प्रश्न है वो भी व्यापम के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न ही इस सीरीज में हमने लिए हैं। फिलहाल पूछा है संधि कितने प्रकार की होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि आपसे पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते, व्यंजन संधि के नियम होते हैं। इसी प्रकार विसर्ग संधि के कितने नियम होते हैं, तो विसर्ग संधि के भी कोई नियम नहीं होते, विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं, ठीक है। सॉरी, विसर्ग संधि के भी भेद नहीं होते, विसर्ग संधि के नियम ही होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपके जो है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, एक तो दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि। इस प्रकार ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। लेकिन संधि कितने प्रकार की होती है, तो ना तो 2 प्रकार की, न 4 प्रकार की, न 6 प्रकार की। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड आपका प्रश्न है ये, धर्म में रुचि रखने वाले को क्या कहेंगे, धर्मात्मा, धर्मशाला, धनद या ध्येय।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25वें प्रश्न का? तो ना तो ध्येय होगा, न धनद होगा, न धर्मशाला होगा, धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा कहलाता है। तो आपका जो पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर ये आपके 25 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था आपका ये भी। इसी के साथ आपके 13 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और अगला प्रैक्टिस सेट आपकी अगली क्लास में हम लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।